नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन यशपाल जी द्वारा रचित पर्दा कहानी का अध्ययन कर रहे थे। छोड़ गए सब, ऐ गरीबी तू इतनी वफादार कैसे हो गई। इसी प्रकार का परिवेश दिखाने वाली यह एक कहानी है पर्दा, जिसमें गरीबी का या गरीबी परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण यशपाल जी द्वारा किया गया है। तो चलिए अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यशपाल एक प्रमुख कहानीकार उपन्यासकार हैं, जिनके द्वारा रचित पर्दा कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। पर्दा कहानी में अपन पहुंच चुके थे पीर बख्श तक, जो इस कहानी के नायक हैं या फिर अपन यूं कह सकते हैं प्रमुख पात्र है। इन्हीं के परिवार की कहानी अपन पढ़ रहे थे इस क्लास में। तो इनका थोड़ा सा इतिहास बताते हुए लेखक इनके परिवार के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी परिस्थितियों का चित्रण करते हुए लेखक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने देखा था कि भाई ईश्वर ने कमाई में तो कोई बरकत नहीं की, परंतु ईश्वर के कर्म से परिवार भरा पूरा हो गया था। इनके पहले तीन बेटियां हुई और उसके बाद इनके दो बेटे, यानी 5 संतानें इनकी हुई। इसी के साथ घर में इनकी पत्नी थी, इनकी माँ थी। और ये चीज अपन देख चुके हैं। इनकी माँ इनकी बेटी के जन्म पर आई थी और उसके बाद इनके भाइयों ने माँ की सुध नहीं ली, तो माँ फिर जो वालदा है वो यहीं पर रह गई थी। तो इस प्रकार से 5 और 3 ये यानी 8 लोगों का परिवार हो गया। अब यदि अपन आज के संदर्भ में देखें तो 8 लोगों की का एक परिवार जो होता है तो उसमें कितना खर्चा होता है। हालांकि पहले कम होता था, फिर भी 8 लोगों को खाने पीने के लिए, पहनने के लिए जब मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाई जाती है तो बड़ा खर्चा वहन करना पड़ता है। जबकि पीर बख्श की मासिक कमाई कितनी थी? 12 रुपए थी। 15 वर्षों में 5 बच्चे हुए, परंतु कमाई 18 रुपए तक ही पहुंची। अब 18 रुपए कमाई इतनी अपर्याप्त थी खर्चा चलाने के लिए कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे पीर बख्श साहब। ये पूरा जो मौलिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तीनों जरूरतें उपलब्ध करवाने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर 18 रुपए कमाई थी। और फिर ये भी होता है कि भाई घर खर्चे में सिर्फ और सिर्फ खाना और कपड़े ही नहीं होते, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, बीमारी हो जाती है, अनावश्यक कोई खर्चा भी आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक बताता है कि किसी न किसी अनावश्यक खर्चे के लिए ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कर्ज न लिया जाए। यहाँ पर पीर बख्श भी पहले तो चीजें गिरवी रखते थे। अब गिरवी रखते थे तो जाहिर सी बात है कि कमाई इतनी थी तो 2 टाइम का खर्चा ही नहीं चल पाता था। तो गिरवी रखे हुए सामान को पैसा देकर वापस छुड़ाया जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो इसलिए धीरे घर के बर्तन, गहने सब के सब चले गए। अब बहुत ही कम बर्तन इनके पास बचे थे। इनके घर की जो स्थिति थी वो बाहर नहीं जा रही थी, बस इतना सा अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा कर रहा था पर्दा। डोडी पर लटका हुआ पर्दा इनकी परिस्थिति को घर के अंदर ही रखे हुए था, बाहर नहीं जा रही थी। हाँ, इनकी बस्ती के बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने भी सितवा की बस्ती में एक कच्चा मकान लिया था। और उस मकान की जो गली है उसके बीचों बीच पानी का नल था। पानी का नल जो सार्वजनिक नल होते हैं उसी प्रकार से उससे निरंतर पानी टपकता रहता था। और निरंतर पानी टपकते रहने के कारण आसपास घास उगाई थी तो मक्खी और मच्छरों के दल बने हुए थे। यानी बहुत ज्यादा मच्छर और मक्खियां वहां पर रहते थे। और साथ साथ जो बस्ती थी वो गरीब लोगों की बस्ती थी, जिनमें एक तरफ तो बीकानेरी मोची रहते थे, एक तरफ कुली रहते थे, एक तरफ
धोबी था, वो भी कपड़े वपड़े धोता रहता था बाहर। तो इस प्रकार से ये जो धोबी था उसके यहाँ से धुएं के और उबलते पानी में मैले कुचेले कपड़ों की स्मेल है वो बिखरी रहती थी पूरी की पूरी गली में। तो इस प्रकार से ये गली रहने लायक नहीं थी, खास तौर से पीर बख्श जैसे सफेद पोश लोगों के लिए। पीर बख्श एक सफेद पोश थे, तो पीर बख्श जैसे सफेद पोश लोगों के लिए यह रहने की जगह नहीं थी। परंतु फिर करे क्या, कमाई नहीं थी, तो इस कच्ची बस्ती में इनको मकान लेकर रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि खर्चा कम था। इनका जो मकान था उसका ये 2 रुपए महीना किराया देते थे। अब 2 रुपए किराया देते थे तो मकान की इतनी ज्यादा अच्छी हालत भी नहीं थी, और धीरे 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 यूं होता था कि ये जो पर्दा था वो भी आंधी बरसात की वजह से कभी कभी फट जाता था, कोई छेद होता था, तो पर्दे के अंदर से ही हाथ उसकी सिलाई कर देते थे। पर्दे के बाहर तो औरतें आती नहीं थी। क्यों? क्योंकि परिस्थिति को अंदर ही रखा जाता था, बाहर किसी को पता न चले। क्यों? क्योंकि बाहर से ये लोग सफेद पोश थे। और यहाँ पर ये भी मैं बता देती हूँ कि सितवा की कच्ची बस्ती में सिर्फ और सिर्फ सम्मानित सफेद पोश यदि कोई थे तो वो पीर बख्श साहब थे। पीर बख्श साहब बाहर निकलते थे और वो भी सफेद कपड़े पहनकर मुंशीगिरी करते थे, तो सब लोग इनको साहब कह के सलाम भी किया करते थे, मुंशी साहब कहते थे। तो इनकी समाज में इज्जत थी, गली मोहल्ले में इज्जत थी, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच से यदि कोई सफेद पोश गुजरता है तो अपने आप ही वो सम्मानित हो जाता है। उसके बाद पानी के नल से घर से निकलते हुए मुस्कुराते हुए दिन में 2 बार पानी भी स्वयं पीर बख्श ही भर लाते थे। और जो बेटियां थी वो 4-5 साल की थी तब तक तो कोई जरूरी सामान लेने के लिए बाहर चली जाती थी, परंतु बाद में उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया था। पीर बख्श के घर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि घर में खाना उपलब्ध करवाना सब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, कपड़ों की तो बात ही नहीं हो पा रही थी। हाँ, खुद को सफेद पोश बाहर रहना था तो खुद भी पैबंद जब अटक नहीं रहा था तब जाकर के और इनको एक मार्किन के कुर्ते पजामे की आवश्यकता पड़ रही थी, परंतु वो भी बहुत ही मुश्किल से ये जुटा पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति थी, तो घर के अंदर के लोगों की जो स्थिति थी उसकी रक्षा पर्दा कर रहा था। यहाँ तक कि लेखक इतना लिखते हैं कि घर के अन्य लोग जो पर्दे के अंदर रहते थे उनके शरीर को ढकने के लिए 1/3 कपड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। सिर्फ जरूरत की चीजें, और जरूरत की चीजों में भी खाना अच्छे से नहीं हो पाता था। और जहां पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन पाए तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर उस घर में किस प्रकार की स्थिति होगी, वो अन्य सुख सुविधाओं के बारे में कैसे सोचेंगे। मुंशी साहब अपनी स्थिति से बहुत परेशान थे, परंतु क्या करें। अब यहाँ पर इनकी जो पत्नी थी, इनके जो छोटे बेटे जो इनकी अभी गोद में था, इनकी पत्नी की अभी गोद का बेटा कहते हैं लेखक इसको, क्योंकि 10 महीने का बेटा है आज, तो वो पैदल नहीं चलता तो वो गोद में ही रहता है, तो इसलिए गोद का जो बेटा है उस समय इनकी पत्नी की हालत खराब होने लगी, ये बीमार होने लगी और धीरे 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 इनकी हालत गिरती जा रही थी। तो बीमार का मन होता है, कभी प्याज की खुशबू के लिए मचल उठता है, कभी हरे धनिए की खुशबू के लिए मचल उठता है, कभी सौंफ अजवाइन की जरूरत घर में पड़ जाती है। और ये सब चीजें पीर बख्श साहब पर बहुत भारी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि कमाई सिर्फ 18 रुपए, 8 लोगों का परिवार, और ज्यादा अपन देखें तो समय वह था जब बाजरा 1 रुपए का 3 सेर मिलता था और गेहूं जो है वो 1 रुपए का 2.5 सेर मिलता है, 2.5 सेर मिलता है। अब 1 रुपए का 3 सेर बाजरा यदि मिले और बाजरा यदि लाएं तो भी बाजरा कितने, मतलब 1 महीने का राशन
मात्र आ पाता था इनकी आमदनी से, इनके आय से। अब अन्य सुविधाएं कहाँ से उपलब्ध होती। और इनकी पत्नी की हालत इतनी गिरती जा रही थी कि अब बाजरा थोड़ा सा हैवी होता है, भारी होता है, तो ये बाजरे को पचा नहीं पा रही थी, बाजरा सहन नहीं हो पा रहा था इनसे। तो इस वजह से इनको भी गेहूं दिलवाने की जरूरत पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई इनको अब गेहूं की रोटी देना बहुत जरूरी हो गया है। बीमार के लिए पत्थे, जो बीमार का भोजन होता है, तो उसमें गेहूं की रोटी इनको देना जरूरी हो गया। परंतु पीरबक्स करे क्या, जब बाजरे से भी पेट नहीं भर पा रहा है, तो कंडीशंस ऐसी हो गई थी, परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि कभी कभार तो पीरबक्स साहब बाजरा लेकर आते, थोड़ा सा बाजरा बर्तन में डालकर और चूल्हे पर चढ़ाते, उसको पूरा का पूरा पानी से भर देते, और फिर जब वो उबल जाता काफी सारा, तो फिर उस बाजरे को बचा करके, बाजरे को किसी को न खिलाकर कटोरे भर भर कर वो पानी पिलाया जाता था। अन्न का पानी कुछ पेट में जाता तो बच्चों की थोड़ी सी भूख शांत होती थी। इस प्रकार की परिस्थिति पीरबक्स साहब के घर की थी। हमारे हिंदी के कवि ने लिखा है कि श्वानों को मिलता दूध वसन, भूखे बालक अकुलाते हैं। जब इस प्रकार की परिस्थिति एक गरीब की हो जाती है कि उसके घर को, उसके परिवार के लोगों को 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिल पाता, तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। इस प्रकार की परिस्थिति का यथार्थ चित्रण यशपाल जी द्वारा किया गया है। यहाँ पर बाजरा अगर खिलाया जाए तो बाजरा भी उपलब्ध करवाने की हालत में नहीं थे पीरबक्स साहब, तो कटोरा भर भर कर पानी पिलाकर उनकी भूख को थोड़ा सा शांत किया जाता था। अब ये जहां पर काम करते थे, तेल की मिल में काम करते थे, वहां पर पेशगी से मालिक को बड़ी तकलीफ होती थी। पेशगी कहते हैं कि महीना पूरे होने से पहले यदि अपन कुछ मांग लेते हैं, पैसे पहले, महीना पूरे होने से पहले तनख्वाह मांग ली जाती है, तो उसको पेशगी कहा जाता है। तो इनको पीरबक्स साहब को पेशगी की जरूरत पड़ जाती थी अक्सर, और मालिक जो था उसको पेशगी से बड़ा ही एतराज था। वो पेशगी देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था। वो महीने की 7 तारीख को इनको तनख्वाह देता था, और ये उसका नियम था, मिल का नियम था, सबको 7 तारीख को तनख्वाह दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई बहुत ही जरूरत में हो और कोई बहुत ही मिन्नतें करे, तब जाकर उसको पहले कुछ पैसे दिए जाते थे, अन्यथा मालिक पेशगी नहीं देता था। पीरबक्स साहब को काफी बार जरूरत पड़ती थी तो मिन्नतें करते थे, परंतु कभी कभार पेशगी नहीं मिलती थी तो कहीं न कहीं से गिरवी रखकर सामान से पैसे मिल जाते थे। जब सामान नहीं बचा, तब लेखक लिखते हैं कि एकमात्र सहारा था पंजाबी खान। पंजाबी खान, ये पंजाबी खान सितवा की कच्ची बस्ती में रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसका कारोबार सितवा की कच्ची बस्ती में अच्छा खासा चलता है। कभी मोची, कभी कूली, कभी धोबी, सब लोग इससे पैसे लेते हैं। ये ब्याज पर पैसा देता है तो अच्छा खासा इसको ब्याज मिल जाता है, इसका कारोबार अच्छे से चल रहा है। ये अपने उसूलों का पक्का है। हाँ, ये रहने का मकान तक देखकर पैसे दे देता है। क्यों? क्योंकि इसको निकलवाना आता है। ये अपने पैसे कभी किसी को खाने नहीं देता। अक्सर पीरबक्स साहब इस पंजाबी खान को डंडा लिए हुए और लोगों के घरों के आगे खड़ा देखता है, और डंडा बजाते हुए ये अनर्गल बातें कहता हुआ, यानी गालियां देता हुआ वहां पर खड़ा रहता है। और काफी बार पीरबक्स साहब ने पंजाबी खान और जिसको ये ब्याज पर पैसे देते थे उनके बीच समझौता भी करवाया है। काफी बार इन्होंने पंचायत भी की है। तो यहाँ पर पीरबक्स साहब पंजाबी खान को बड़ा ही बुरा व्यक्ति कहते हैं। वो कहते हैं कि ये
बिना किसी बात के लिए, यानी किसी के पास पैसा नहीं होता और उस बात के लिए ये इतना कुछ डांट फटकार लगा देता है, इतनी गालियां लगा देता है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये बुरा भी मानते हैं, साथ साथ इनके यहाँ से पैसे लेने में ये थोड़े से डरते हैं, यहाँ तक कि अंदर से कांप भी जाते हैं। जब ये इतना डरते हैं, कांप जाते हैं, तो क्या ये खुद इसके पास पैसे लेने के लिए जाएंगे? ये तो अगली क्लास में पता चलेगा। तो नमस्कार, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।